देश की नई शिक्षा नीति लागू हो गई है, जिसकी कई दशकों से लगातार हमको प्रतीक्षा थी। भारत के जो शिक्षा क्षेत्र है उसमें से एक क्रांतिकारी के तौर पर देखा जा रहा है, माना जा रहा है। लगभग 34 साल बाद ये नई शिक्षा नीति भारत में आई है। तो इस शिक्षा नीति में आखिर ऐसा क्या है जिसकी पूरे देश भर में चर्चाएं हो रही हैं? इस पर ज़्यादा बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर बनवारी लाल नाटिया जी, जो शिक्षाविद तो हैं ही, साथ ही नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के उत्तर क्षेत्र के चेयरपर्सन हैं। उनसे हम ज़्यादा जानेंगे कि आखिरकार इस शिक्षा नीति में क्या खास बात है और किस तरह भारत की शिक्षा नीति को ये एक नए बदलाव की तरफ लेके जाएगी। नाटिया जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे साथ। नाटिया जी, सबसे पहले तो आपसे ये जानना चाहते हैं कि जो नई शिक्षा नीति आई है उसमें कहा गया है कि ये भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली है। तो आखिरकार ये भारत केंद्रित शिक्षा प्रणाली कैसे है? देखिए, भारत को 500-600 साल की गुलामी भुगतनी पड़ी, लेकिन अंग्रेज़ों के पहले हमारी संस्कृति पर इतना ज़्यादा बहुत ज़्यादा आक्रमण नहीं हुआ था। अंग्रेज़ों ने ये देखा कि यदि यहाँ शासन करना है तो यहाँ की संस्कृति पर, शिक्षा पर आक्रमण करना पड़ेगा। तो उन्होंने सारी शिक्षा पद्धति को परिवर्तित करके उसका पूरा थीम जो थी, पूरी थ्योरी जो थी, वो इंग्लैंड की बना दी, ब्रिटेन की बना दी जी। और भारत केंद्रित शिक्षा नीति से उसको हटाकर उनके प्रति वो ज़्यादा ठीक रही जी। इस तरह की शिक्षा नीति बनाई। जी जी। आज़ादी के समय गांधी जी ने तुरंत कहा था कि इस शिक्षा प्रणाली में आमूलचूल परिवर्तन होना चाहिए जी। उन्होंने एक शिक्षा प्रणाली सुझाई भी थी जिसको अपन बुनियादी शिक्षा प्रणाली के नाम से जानते हैं जी। लेकिन उस वक्त किन्हीं कारणों से वो बात नहीं मानी गई, बल्कि मैं यूँ कहूँ कि सारे कानून, कायदे, नीतियाँ, उद्योग की हो चाहे शिक्षा की, वो तो सारी वो की वही रही जो अंग्रेज़ों ने की थी। जी जी। केवल संविधान बना और ट्रांसफर ऑफ पावर कहता हूँ मैं तो उसको, केवल ट्रांसफर ऑफ पावर हो गया। जी जी। तो नाटिया जी, अगर हम आपसे जाने तो आखिरकार 70 साल क्यों लगे हमको नई शिक्षा नीति लाने में? क्या वजह रही कि कभी इस पर काम नहीं कर पाए? उसके बाद इस पर कई तरह के आयोग तो बिठाए गए, कई जांच समितियां बिठाई गई, परिवर्तन लाने का प्रयास किया गया। सबसे महत्वपूर्ण आयोग था 1964 में कोठारी आयोग जी। उन्होंने एक बिल्कुल सारगर्भित एक बात कही, सारी आयोग की जो अनुशंसाएं थी उसकी सारगर्भित एक बात थी कि शिक्षा नीति भारत केंद्रित नहीं है, शिक्षा नीति का केंद्र भारत होना चाहिए। यदि हमें केंद्र भारत ले आए तो उसके बाद इस शिक्षा नीति में कोई खराबी नहीं है जी। लेकिन शिक्षा में परिवर्तन करना एक बहुत जोखिमपूर्ण काम है प्रजातंत्र की दृष्टि से। जी। कोई भी सरकार जैसी चल रही है उसी प्रकार की नीतियां रखना चाहती है, यदि कहीं जरूरत पड़े तो पैबंद उसमें लगाने का प्रयास करती है जी। तो इसलिए शिक्षा में आमूलचूल परिवर्तन नहीं हो सका जी। और हम 70 साल इंतजार करते रहे कि हमारे देश की केंद्रित शिक्षा नीति बने, वो नहीं बन सकी। 1986 में राजीव गांधी ने प्रयास किया, उन्होंने एक शिक्षा नीति की घोषणा भी की जी। लेकिन वो भी एक तरह से पैबंद लगाने वाली बात ही थी, उसमें भी आमूलचूल परिवर्तन की बात नहीं की गई थी। इसलिए शिक्षा से संबंधित जितने भी शिक्षाविद या संगठन देश में काम कर रहे हैं उन सब का ये प्रयास रहा कि देश की शिक्षा देश के अनुकूल हो, देश केंद्रित हो। ये परिवर्तन इस शिक्षा नीति में किए जाने के लिए हमने प्रयास किए। तो आपको लगता है अभी जो ये शिक्षा नीति आई है, जो अभी जिस तरह का विश्व की जो आवश्यकताएं हैं, क्या उनको कहीं न कहीं ये पूर्ति कर पाएगा हमारा नया शिक्षा प्रणाली? देखिए, विश्व की आवश्यकताएं भारत के अनुकूल हों उनको हम पढ़ाएंगे निश्चित रूप से जी। और विश्व के विश्वविद्यालयों को भी हम यहाँ पर छूट दे रहे हैं आने की, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। ये मानना कि भारत का ज्ञान तो पुरातन हो गया और दुनिया में केवल विश्व में जो वेस्टर्न पश्चिमी सभ्यता है उन्हीं के पास ज्ञान है, ये गलत बात थी जी। हमारे को जहाँ सुधार करना है वो करेंगे लेकिन उसका केंद्र बिंदु भारत रहे, विचार का बिंदु भारत रहे। एक और बात देखिए मुरारी जी, समझने का प्रयास अर्पण करेंगे। हर एक देश की अपनी एक बेसिक बात होती है, बिल्कुल, एक तासीर होती है। बिल्कुल। हमारे देश की तासीर है आध्यात्मिकता जी, मानवीय मूल्य जी, अहिंसा,
पश्चिम की जो तासीर है वो उपभोक्तावाद। जी। तो कोई भी नीति जो हमारे देश की तासीर से अलग बनेगी वो भारत में ज़्यादा सफल नहीं हो सकती। बिल्कुल। इसलिए ज़रूरी था कि शिक्षा नीति परिवर्तित हो और उसमें इस तरह की बातें आएँ जो हमारे देश के अनुकूल हों। जी। नटिया जी, हम तो इसमें आगे बढ़ेंगे कि इसमें 3 चरणों में इसको अलग अलग बांटा गया है। तो सबसे पहले स्कूल प्राइमरी एजुकेशन की अगर बात करें तो जो प्राइमरी एजुकेशन है उसमें काफ़ी आमूल-चूल परिवर्तन इसमें करने की कोशिश की गई है। तो किस तरह के परिवर्तन आप देखते हैं जिससे आगे आने वाले जो पीढ़ी है उसमें किस तरह का परिवर्तन आप महसूस करते हैं? देखिए, स्कूल शिक्षा ही वास्तव में मूल शिक्षा होती है। उस वक्त बच्चे का संस्कार जो दिए जाते हैं वो जिंदगी भर उसमें बने रहते हैं। जी। चित्त काम करता उस बच्चे का, न मन काम करता उस वक्त और न उसकी बुद्धि काम करती। तो उस चित्त में हम 24 संस्कार बिठा देंगे, वो बैठे रहेंगे। बिल्कुल। तो पूर्व में बच्चे का जो प्रारंभिक काल था वो संयुक्त परिवार में बीतता था। जी। तो उसको मूल्य देने का काम, संस्कार देने का काम माँ और उसका परिवार देते थे। इसलिए प्राइमरी शिक्षा के नीचे शिक्षा की बात उस वक्त हम नहीं करते थे। लेकिन धीरे धीरे परिस्थितियां बदली। घर में माँ बाप के पास भी समय नहीं रहा, दोनों कमाने में लग गए और बच्चा उपेक्षित रहने लगा। इसलिए ज़रूरत ये महसूस की जाने लगी कि शिक्षा जो अपन 6 वर्ष से शुरू करते हैं, नहीं, उसको 3 वर्ष से शुरू करना चाहिए। और उसको हमने आंगनवाड़ी के रूप में पहले शुरू भी किया, लेकिन उसको औपचारिक शिक्षा का भाग नहीं बनाया। इसमें खास बात यह है कि इस शिक्षा प्रणाली में पहले 10 और 2 जो थी, 10+2 प्रणाली थी स्कूल की, उसके स्थान पर 5, 3, 3 और 4 की गई है। शुरू के जो 5 वर्ष हैं उनमें 3 वर्ष तो आंगनवाड़ी या शिशु शिक्षा हम जिसको कहें वो है। उसमें किसी प्रकार की कोई पुस्तकें वगैरह नहीं होंगी। उसको संस्कार देने का, खेल खेल में उसको बातें सिखाने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद 2 साल पहली दूसरी उसकी होगी, जिसमें उसे भाषा का और गणित का ज्ञान कराने का प्रयास किया जाएगा। उसके बाद 5वीं तक की 3 साल होंगी। इसमें उसकी पढ़ाई फॉर्मल जो है वो प्रारंभ होगी। फिर 6, 7, 8 ये एक ग्रुप बनाया गया। तो 6 क्लास से वह वोकेशनल कोर्स ले सकता है। यदि वो आगे जाकर दीर्घ काल तक शिक्षा जारी नहीं रखने की स्थिति में हो तो वह 6ठी क्लास में ही जिस व्यवसाय में जाना चाहता है, जो उस परिस्थितियों के अनुकूल उसको बैठता है, वह 6ठी क्लास में अपनी औपचारिक पढ़ाई के साथ साथ वह ले सकता है। तो 6ठी, 7वीं, 8वीं तक वो उसमें जा सकता है। जी। नटेश, मैं इसमें 2 चीज़ आपसे जानना चाहता हूँ। एक तो जिस तरह का भी माहौल है, अंग्रेजी माध्यम की स्कूलें हर गली मोहल्ले में खुली हुई है, लेकिन जो नई शिक्षा नीति है उसमें एक बड़ी अच्छी बात कही गई कि प्राइमरी शिक्षा को मातृभाषा में या क्षेत्रीय भाषा में पढ़ाया जाना चाहिए। तो इसके पीछे क्या लॉजिक, क्या तर्क रहे होंगे? देखिए, यह तो एक वैज्ञानिक सत्य है, केवल भावना की बात नहीं है कि भाषा जिस बच्चे की माँ और बाप, जो खासतौर से माँ मदर टंग बोलते हैं, जो बोलती है उस भाषा में उसका मस्तिष्क का विकास होता है। और उस भाषा के साथ उसकी संस्कृति जुड़ी होती है, उस भाषा के साथ उसका मस्तिष्क जुड़ा हुआ होता है। बाकी भाषाएं वो दूसरे नंबर पर सीखता है। पहले उसकी वही भाषा होती है, फिर वो परिवार में आता है तो जो बातें प्रारंभ में सीखता है वो उसी भाषा में सीखता है। तो अंग्रेजी माध्यम हमने कर दिया तो उसका एक बहुत बड़ा नुकसान ये हुआ कि घर में हमारे अंग्रेजी माहौल है नहीं, घर में अंग्रेजी कोई बोलता नहीं है, वह समझ नहीं सकता। हर समय वो बच्चा ट्रांसलेशन करने में लगा रहता है। बिल्कुल। घर से भी कट जाता है, स्कूल से भी कट जाता है। तो यह महसूस किया गया कि भाषा उसकी ऑप्शन पे है, वो किसी में भी पढ़े, चाहे फ्रेंच में पढ़े, जर्मनी में पढ़े, लेकिन 5वीं क्लास तक जो उसका विकास हो वो उसकी मातृभाषा में हो। माध्यम क्षेत्रीय भाषा, हमारा जोर इस पे है। माध्यम क्षेत्रीय भाषा का मतलब नहीं, मातृभाषा हो उसकी। जी, मातृभाषा हो। यदि हिंदी उसकी मातृभाषा तो हिंदी हो, और यदि अंग्रेजी उसकी मातृभाषा तो अंग्रेजी में हमें कोई तकलीफ नहीं। बाकी जो 8वीं सूची में हमारी 8 भाषाएं दी हुई संविधान की में, उनमें से कोई भी भाषा प्राइमरी तक उसको उसी भाषा में पढ़ाया जाए। उसके साथ अंग्रेजी यदि वो पढ़ना चाहे कोई दिक्कत नहीं, विषय के रूप में अंग्रेजी रह सकती है, लेकिन माध्यम 5वीं तक उसका वही भाषा होगी जिसमें उसके परिवार में है, और इसी से उसका विकास होगा। अच्छा, जो
मनोविज्ञान समझते हैं उनका भी कहना रहता है कि बच्चे जो जब तक 8 साल के होते हैं उनका जो मानसिक विकास होता है वो उनकी मातृभाषा में बहुत तेजी से होता है, ऐसा साइंटिस्ट भी ऐसा मानते हैं इस बात को। बिल्कुल, मनोवैज्ञानिक के साथ साथ वैज्ञानिक बात है ये तो अब तो साइंस ने सिद्ध कर दिया है कि दिमाग में 2 भाग होते हैं, L1 L2। तो L1 विकसित होता है, वो गर्भाशय में विकसित हो जाता है जी। और गर्भाशय में जो भाषा उसकी माँ बोलती है, उसका पिताजी बोलते हैं, वो भाषा वो बच्चा गर्भ से ही सीख के आता है। बिल्कुल। और उसमें वह जल्दी कैप्चर कर लेता है। बिल्कुल। ये अपन महसूस भी करते हैं कि घर में हम अंग्रेजी में किसी को सिखाने के लिए कई बार करना पड़ेगा जी। और हिंदी में हम उसको सिखाते नहीं है कुछ भी। स्वतः ही सीख आपने अपने जाता है बच्चों को नहीं सिखाया होगा माँ किस कैसे बोले, बिल्कुल। बाप कैसे बोले या बिल्कुल। क्या बोले, वो अपने आप स्वतः ही सीख जाता जाएगा, है, वातावरण स्वतः ही सिखा जाता देता है। बिल्कुल ठीक बात है। इससे आगे बढ़े नाटिया जी, एक जो नई शिक्षा नीति है उसमें कहा गया है कि जो 6ठी क्लास है उससे वोकेशनल पढ़ाई की जाएगी, और एक बहुत चर्चित जिसकी बात करते रहते हैं अक्सर, कोडिंग विषय पढ़ाने के बारे में बात की थी। तो ये वोकेशनल और कोडिंग दोनों के बारे में थोड़ा सा विस्तार से बताइए, क्या है? देखो, वोकेशनल तो वह शिक्षा है जो उसको व्यवसाय में लगा सके। जी। आप देखिए, अपने यहाँ पारिवारिक व्यवस्था थी जी। बच्चा पढ़ने स्कूल जाता था, लेकिन घर पे परिवार में जो काम होता था वह अपने परिवार के साथ वो करता रहता था। जी। कृषक का बेटा खेती करना सीख जाता था, उसको ट्रेनिंग की जरूरत नहीं थी। किसान का बेटा किसान सीख जाता था, खाती का बेटा वहाँ काम सीख जाता था, और उसका प्रोफेशनल एजुकेशन की उसको अलग से जरूरत नहीं थी। बिल्कुल। लेकिन अब उस सारे धंधों का स्पेशलाइजेशन हो गया। अब हर बच्चा तो कॉलेज में जा नहीं सकता। बिल्कुल। बहुत से बच्चे ग्रामीण क्षेत्र में ऐसे हैं जो 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देते हैं। हमारे यहाँ तो 5वीं के बाद भी जो पढ़ाई छोड़ने का रेशो है वो 30% के लगभग है, और 8वीं के बाद तो करीब 60% रेशो है। तो वो लड़का जो पढ़ने के लिए गया है, उसको जब वो छोड़ देगा तो क्या व्यवसाय करेगा? तो देखिए, प्रत्येक गांव में प्रत्येक स्थान पर कुछ ऐसे व्यवसाय होते हैं जिनमें वह अपना शुरू कर सकता है। जैसे टेलरिंग है, बिल्कुल। बिजली का है, पानी का है, प्लम्बर का है, खाती का है, ये जो भी काम उसको पसंद हो उसको वह प्रोफेशनल के रूप में ले सकता है। अच्छा, इसका मतलब कहीं ना कहीं जो हमारा पुश्तैनी व्यवसाय है, काम है, उसको मजबूत करने का काम इस शिक्षा प्रणाली में। पुश्तैनी या जो जिसमें उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। जी जी बिल्कुल। पुश्तैनी व्यवसाय में हो सकता है उसको एम्प्लॉयमेंट नहीं मिले, लेकिन जिसमें उसको एम्प्लॉयमेंट मिल सके, उस व्यवसाय को हम उसमें 6ठी क्लास से प्रारंभ कर सकते हैं। उसकी वो इंटर्नशिप भी कर सकता है, उसकी ट्रेनिंग भी कर सकता है, वो भी हमारी शिक्षा का भाग होगा। जी बिल्कुल। नाटी जी, इसके अलावा एक फैकल्टी स्ट्रीम को खत्म करने के साथ साथ विषय आधारित पाठ्यक्रम की इसमें बात की गई है। कोई भी विषय, कोई भी व्यक्ति, कोई भी स्टूडेंट को दूसरा विषय ले सकता है, चेंज कर सकता है। तो ये कैसे संभव होगा? हमने 5-3-3 तो अपन ने 5, 3 और 3 तक की बात तो कर ली। जी जी। 8वीं तक की बात हुई। अब 9वीं से 12वीं का एक ग्रुप बनाया गया जिसको हमने 4 साल के लिए कहा, वो 4 वर्ष का होगा। तो 9वीं क्लास से लेके 12वीं क्लास तक जो भी ग्रुप बनेगा उसमें हम कोई भी विषय ले सकते हैं। जी। पहले तो ये था, साइंस लेंगे तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स लेनी पड़ेगी आपको। जी जी जी। फिजिक्स के साथ आप हिंदी नहीं ले सकेंगे, फिजिक्स आप हिस्ट्री नहीं ले सकेंगे। बिल्कुल। अब उसको समाप्त कर दिया गया है। जी। अब 40 विषय हैं। उस 40 विषयों में आप कोई भी विषय ले सकते हैं। फिजिक्स के साथ हिंदी भी ले सकते हैं, फिजिक्स के साथ हिस्ट्री भी ले सकते हैं। वो सारे बैरियर तोड़ दिए गए। बल्कि योजना ये है, कब तक सफल हो एक अलग बात है। योजना ये है कि IIT हो, चाहे मेडिकल हो, चाहे प्रबंध की शिक्षा हो, वहां भी कुछ विषय पढ़ाए जाने चाहिए। बिल्कुल। इंजीनियरिंग को भी ये बताया जाना चाहिए कि ह्यूमन साइकोलॉजी क्या होती है, मूल्य शिक्षा क्या होती है, समाज के प्रति क्या कर्तव्य है उसका, तो उसमें भी कुछ विषय पढ़ाए जाएंगे। तो 9वीं क्लास से ही आप विषय ले सकते हैं और विषय आप अपनी इच्छा के अनुसार चेंज कर सकते हैं बिना किसी बैरियर के। बिल्कुल। और उसमें ये और 9वीं के बाद आप 10वीं में चेंज करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। तो हर जगह एग्जिट भी कर सकते हैं, हर जगह एंट्री भी ले सकते हैं। अच्छा, आपने एंट्री और एग्जिट की बात की, तो ऐसा भी इसमें प्रावधान किया गया है कि कोई फर्स्ट ईयर में छोड़ देगा उसको सर्टिफिकेट कोर्स मिलेगा, 2 साल में छोड़ देगा उसको डिप्लोमा मिलेगा। तो एक इस तरह की जो सुविधा दी गई है, मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक अच्छी विद्यार्थियों को सुविधा है। किस तरह की ये सुविधा 9वीं क्लास से ही है जी, कि हम 9वीं में मान लीजिए हमने कोई व्यवसाय चुना और उसमें हम चले गए जी, छोड़ के, तो एक उसको एक निश्चित उसके मार्क्स हैं कोडिंग जिसको बोले, वो उसके खाते में जमा हो जाएंगे। जिस दिन वो आके दोबारा 10वीं में पढ़ना चाहे वो उसके वहां पर काम आ जाएंगे। वो जुड़ जाएंगे। एक स्कूल शिक्षा में एक बहुत बड़ा परिवर्तन ये भी किया गया है कि वहां भी सेमेस्टर होंगे।
अच्छा। हर 6 महीने में परीक्षा होगी। और आपको आपका मूल्यांकन केवल परीक्षा के पाठ्यक्रम से नहीं होगा। जी। आपका जो साथी आपके साथ पढ़ रहा है वो भी आपका मूल्यांकन करेगा। आप स्वयं भी अपना मूल्यांकन करेंगे। बिल्कुल। आपका गार्जियन भी आपका मूल्यांकन करेगा। आपका टीचर भी आपका मूल्यांकन करेगा। बस जो पहले जो सिस्टम था कि नंबर के आधार पर सब चीजें हाँ, होती थी, सब्जेक्ट हमने उसको पढ़ कहीं ना लिया। कहीं कम करने की हमने कोशिश की 12 है महीने उसमें। में एक बार 5 क्वेश्चन करने हैं। जी जी। और उसमें जो उत्तर मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो फेल हो गए। अब वो स्थिति नहीं है। अब उसका ऑलराउंड डेवलपमेंट की बात है। बिल्कुल। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट के लिए उसके साथियों का भी रोल होता है, खुद का भी रोल होता है, गार्जियंस का भी रोल होता है, टीचर का भी रोल होता जी है। जी। तो ये सब मिलकर उसका असेसमेंट करेंगे। वो सिस्टम कैसे होगा वो तो डेवलप भी किया जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। थीम ये है उसकी। ये अच्छा, इसके अलावा हम अब आगे बढ़ते हैं। हायर एजुकेशन में भी काफ़ी बदलाव इसमें देखने को मिले, तो हायर एजुकेशन में किस तरह के बदलाव नटिया जी? देखिए, आप हायर किए एजुकेशन में बहुत ही क्रांतिकारी, स्कूल से भी ज़्यादा क्रांतिकारी बदलाव इसमें किए गए हैं। हायर एजुकेशन में सबसे बड़ा बदलाव तो किया गया है, फैकल्टी वाली जो कंसेप्ट है उसको ख़त्म कर दिया गया। जी जी आप किसी भी सब्जेक्ट को किसी के साथ ले सकते हैं जी। और उसको किसी भी स्टेज पर बदल सकते हैं। जो फर्स्ट ईयर में ले लिया वो थर्ड ईयर तक रहेगा, कोई ज़रूरी नहीं है। आप कहीं भी उसको बदल सकते हैं। एक बहुत बड़ा बदलाव ये किया गया था कि हमारे यहाँ 3 ईयर डिग्री कोर्स था। जी। तो उसमें पहली साल किया तो उसको लगातार दूसरी साल भी करना पड़ेगा, फिर तीसरी साल भी करना। यदि आपने बीच में छोड़ दिया, चाहे 2 साल बाद भी छोड़ दिया, तो दोबारा जब आप लेंगे तो आपको फर्स्ट ईयर से ही करना पड़ेगा। अब इसको यदि आपने प्रथम वर्ष में किया, पास हो गए, फिर छोड़ दिया, तो आपको सर्टिफिकेट दे दिया जाएगा। जी। द्वितीय वर्ष करके निकल गए आप तो डिप्लोमा दे दिया जाएगा। और 3 साल पढ़ लिए तो आपको डिग्री दे दी जाएगी। और इसमें एक बात और है, आपने एक बार सर्टिफिकेट लेके निकल गए तो दोबारा आपको पढ़ाई करनी है, तो आप उस सर्टिफिकेट के आधार पर डिप्लोमा कोर्स में एडमिशन ले लेंगे। बिल्कुल। और सेकेंड ईयर के बाद छोड़ गए, थर्ड ईयर में आना चाह रहे हैं तो फिर उस डिप्लोमा के आधार ले लेंगे। प्लस आपके खाते में कुछ कोड जमा होंगे, कुछ मार्क्स भी जमा होंगे। वो जब आप दोबारा आएंगे तो वो आपके काम आएंगे। बिल्कुल। वहां से आप शुरू कर सकेंगे। एक तो बहुत बड़ा बदलाव ये किया गया है। इसके अलावा एक राष्ट्रीय शिक्षा आयोग की इसमें बात की गई है कि राष्ट्रीय शिक्षा आयोग वो बनेगा। संस्थाओं के बारे में बताता हूँ मैं आपको। अब इसमें दूसरा बदलाव इसमें यह है उच्च शिक्षा में कि डिग्री 3 साल की और 4 साल की दोनों है। आपको 3 साल में साधारण डिग्री मिलेगी और 4 साल में ऑनर्स की डिग्री मिलेगी। 4 साल पढ़ते हैं तो। और यदि आप फिर पीजी करना चाह रहे हैं तो 4 साल की डिग्री कर लेके आए तो 1 साल में पीजी हो जाएगी आपकी। और 3 साल करके आए तो 2 साल डिग्री हो जाएगी। जी, जी, जी। और एमफिल समाप्त कर दिया गया है। अब आप सीधा पीएचडी में एडमिशन उसमें ले सकते हैं। अब इसमें 2-3 बड़ी क्रांतिकारी बातें की गई हैं। जी। एक तो 1986 में राजीव गांधी ने इनका नाम बदलकर मानव संसाधन विकास मंत्रालय किया था। कंसेप्ट वेस्टर्न यह है, पश्चिमी धारणा यह है कि मानव भी उत्पादन का एक साधन है। जी। जैसे पूंजी है, जैसे मशीन है, ऐसे मानव भी एक साधन है और उसका विकास मानव संसाधन विकास। जी जी। वास्तव में ये कंसेप्ट गलत है। मानव उत्पादन का साधन नहीं है। उत्पादन करता जरूर है लेकिन वो जीवंत साधन है। जी। उसके साथ मशीनरी की तरह व्यवहार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल। इसलिए बहुत दिनों से मांग उठ रही थी कि भारत जब आज़ाद हुआ तो उस समय इस मंत्रालय का नाम था शिक्षा व संस्कृति मंत्रालय। जी। फिर संस्कृति को अलग कर दिया गया तो नाम हुआ इसका शिक्षा मंत्रालय। फिर मानव संसाधन विकास मंत्रालय। अब पूरे देश में इसका सर्वे हुआ। देखिए, शिक्षा नीति की खास बात यह है कि पूरे देश में, पूरे छोटे छोटे स्थानों पर 1.5 लाख पंचायतों में इसका सर्वेक्षण हुआ है, राय ली गई है, करोड़ों लोगों की राय इसमें आई है। तो सब जगह से जो बात आई वो इसमें शामिल की गई है। तो अब इसका नाम बदल करके मानव संसाधन विकास मंत्रालय की जगह शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब आपने देखा कि सरकारें बदलते ही कोर्सेज बदल जाते हैं। जी। दूसरी सरकार कुछ पढ़ाना चाहती है, पहली सरकार कुछ पढ़ा रही थी। बच्चा कंफ्यूज रहता है। बच्चे को असली इतिहास का ही पता नहीं लगता कि क्या है क्या नहीं है। जी। एक सरकार कहती है महाराणा प्रताप महान था, दूसरी सरकार आते ही कहते हैं नहीं नहीं अकबर महान था। तो ये परेशानियां शिक्षा क्षेत्र में है। ये एक मान्यता प्रारंभ से रही है कि शिक्षा पर नियंत्रण सरकार का नहीं होना चाहिए। बिल्कुल।
हमारे यहाँ तो शिक्षा पर नियंत्रण गुरुओं का होता था, गुरुकुलों का होता था। बिल्कुल। सरकार को, राजा को इंटरफेयर करने का अधिकार ही नहीं था। तो इस बात की मांग बहुत वर्षों से, सदियों शताब्दियों तो क्या अपन ये कहें, अपने दशाब्दियों से थी बिल्कुल। कि ये स्वतंत्र आयोग होना चाहिए। जैसे चुनाव, हमारी मांग तो ये थी शिक्षण मंडल की कि जैसे चुनाव आयोग को संवैधानिक दर्जा है, उसी प्रकार संवैधानिक दर्जा प्राप्त शिक्षा आयोग होना चाहिए। बिल्कुल। इतनी बड़ी बात तो नहीं मानी गई, लेकिन एक शिक्षा आयोग बनाया जाएगा केंद्र में, और उसी तर्ज पर हर राज्य में शिक्षा आयोग बनेंगे। जी, जी। केंद्र में जो बनेगा उसका प्रधानमंत्री अध्यक्ष होगा, और उसमें 50% लोग शिक्षाविद होंगे। बिल्कुल। तो जो प्रशासन के हाथ में जो ये है, इसको भी निकालने का प्रयास किया गया है। अब कोई भी परिवर्तन करेगा तो वो करेगा। जी, जी। एक उच्च शिक्षा में बहुत बड़ा परिवर्तन और मुरारी जी है, जिसकी ओर मैं आपका ध्यान देना चाहूँगा। अब आप देखिए, हर शिक्षा की रेगुलेटरी बॉडी अलग अलग है। बिल्कुल। इंजीनियरिंग के लिए AICTE है, MC है, कम से कम 7-8 बॉडीज हैं, और फिर इन सबको नियंत्रण करने के लिए UGC है जी। तो कोई तालमेल इनमें आपस में नहीं बैठता। अब इन सब नियंत्रण संस्थाओं को एक स्थान पर ले आया जाएगा। सारा UGC के अधीन सारी संस्थाएं काम करेंगी। नियामक बॉडी एक ही होगी। केवल 2 कोर्सेज को अलग रखा गया है इसमें, एक तो मेडिकल को, एक लॉ को। इनके लिए तो अलग नियामक बॉडी होगी, बाकी सबकी एक ही नियामक बॉडी होगी। जी, जी। नटिया जी, एक अब आपने चूंकि अभी संस्कृति और शिक्षा की बात कर रहे थे, तो नई शिक्षा नीति में जितना मैंने पढ़ा है उसमें भारतीय शिक्षा और संस्कृति को काफ़ी बढ़ावा देने का प्रयास किया गया है। तो किस तरह वो भारतीय संस्कृति को बढ़ावा इसमें दिया जाएगा, आप क्या मानते हैं? एक तो देखिए, इसमें कोर्सेज को बहुत ध्यान में रख करके और संस्कृति को ध्यान में रख के कोर्सेज सारे बनाए जाएंगे। जी। एक भारत का जो शास्त्रयुक्त ज्ञान है, जिसको आजकल हमने भुला दिया है, उसको बाहर कर दिया है, उन सब को इसमें लाया जाएगा। जी। एक और अच्छी बात इसमें ये है, एक रिसर्च के लिए आयोग और बनेगा। बिल्कुल। उच्च शिक्षा के लिए हो चाहे स्कूली शिक्षा के लिए रिसर्च बहुत आवश्यक है। बिल्कुल। रिसर्च के बिना कोई भी शिक्षा क्षेत्र आगे नहीं बढ़ सकता। तो उसमें सारी भारतीय ग्रंथों की रिसर्च की जाएगी, और वो ये बताएंगे कि किसी को क्या पढ़ाना है, उसके अनुसार काम होगा। इसके अलावा इसमें एक और अच्छी बात क्या है कि इसका वित्त बढ़ाया जाएगा। जी। अब तक 4% के लगभग GDP का खर्च होता है, अब 6% खर्च होगा। मुझे लगता है ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी, बहुत बड़ा क्रांतिकारी 6% GDP होना बहुत बड़ी बात है। और एक प्राइवेट सेक्टर से, आज तो केवल CSR के माध्यम से इसमें फंडिंग होती है, लेकिन शिक्षा क्षेत्र हमेशा समाज का क्षेत्र रहा है। बिल्कुल। तो समाज से भी इसकी फंडिंग की व्यवस्था की जाएगी, और समाज को भी इससे जोड़ा जाएगा। ठीक है। अच्छा नाटिया जी, एक अपन अब चर्चा कर रहे थे कि IIT और IIM की तरह अलग अलग विषयों के लिए जो मान्यता प्राप्त संस्थान, एक रिकॉग्नाइज संस्थान बनाए जाएंगे, तो उनकी क्या खास बात होगी और उसमें क्या विशेषताएं के तहत वो उस तरह के संस्थान बनेंगे? देखिए, एक एक्सीलेंस के कुछ संस्थान हमारे देश में बने जी, लेकिन वो संस्थान केवल मेडिकल, मैनेजमेंट और इंजीनियरिंग, इन 3 के लिए ही बने। IITs में इंजीनियरिंग के लिए बनी, IIMs मैनेजमेंट के लिए बने, और मेडिकल कॉलेज बने। जी। तो क्या एक सामान्य एजुकेशन वाले व्यक्ति को एक्सीलेंस होने की आवश्यकता नहीं है? बिल्कुल। तो अब प्रत्येक क्षेत्र में ऐसे संस्थान स्थापित किए जाएंगे। सोशल सब्जेक्ट्स जो हैं, सामाजिक विषय जो हैं, उनमें भी, लिबरल आर्ट्स और हिंदी अंग्रेजी भाषाओं में भी इस तरह के संस्थान बनेंगे जो IIT के लेवल के होंगे, और उनमें प्रवेश छात्रों का होगा। एक और बड़ी बात इसमें अच्छी हो रही है कि पूरे देश में एक ही परीक्षा होगी। हर जगह प्रवेश के लिए एक परीक्षा होगी, अलग अलग परीक्षाएं नहीं होंगी। यदि आपको अपने अंकों के, बेसिक बात तो आपके अंकों के आधार पर आपका एडमिशन होगा। ठीक है। यदि अंकों के आधार पर आपका एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो एक परीक्षा होगी, वो पूरे देश में एक होगी, और उसके आधार पर पूरे देश में प्रवेश दिए जाएंगे। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात इसमें परिवर्तन की है। थोड़ा कोचिंग का महत्व भी इसमें कम होगा, लड़का पढ़ने का महत्व भी समझेगा। बिल्कुल। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाह रहा हूँ। आपने भी चर्चा की कि इस पर रिसर्च पर काफ़ी जोर दिया गया है। अक्सर माना जाता है नाटिया जी कि भारत में जो रिसर्च बेस्ड जो प्रोग्राम है वो
उनकी संख्या कम है, कम, सरकार का भी जो रिसर्च पे फोकस कम होता है, तो नई जो शिक्षा नीति है उसमें रिसर्च पर काफ़ी फोकस किया गया है। तो आपको लगता है इससे जो आने वाले 10-15-20 साल है उसमें हम लोग कुछ अच्छा अचीव कर पाएंगे? आपको एक छोटी सी घटना बताता हूँ। हमारे राष्ट्रपति थे अब्दुल कलाम, उनसे एक बार सौभाग्य मिला मिलने का, जी। विद्या भारती की ओर से उनको इनवाइट करने का। तो मेरे साथ एक और गए थे, उन्होंने कहा साहब इस देश में 785 रिसर्च डिग्री की बार दी गई है। तो कलाम साहब एकदम से चौंके कि जिस देश में 1000 रिसर्च होती है उस देश की स्थिति ये थोड़ी हो सकती है। ये मत कहिए कि रिसर्च डिग्री, केवल डिग्री दी गई है, रिसर्च नहीं हुई है। तो हमारे देश में जो रिसर्च का काम है वो केवल डिग्री का हो गया। बिल्कुल। क्योंकि प्रोफेसर बनने के लिए डिग्री आवश्यक है, तो इधर उधर से कैसे भी करके ये एक बहुत बड़ा व्यवसाय बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। अब इस रिसर्च को हम चैनलाइज करने का प्रयास कर रहे हैं जी। देश की समस्याओं पर रिसर्च हो। और देखिए एक बात और देखिए, यहाँ जिन जो रिसर्च करते हैं उनको तो पीएचडी की डिग्री नहीं मिलती। बिल्कुल। प्राइवेट सेक्टर पूरा रिसर्च करता रहता है। बिल्कुल रिसर्च करता है। और जो डिग्री मिलती है उनका कोई प्रैक्टिकल उपयोग नहीं होता। बिल्कुल। तो अब इन दोनों को मिलाया गया है। तो कहीं ना कहीं नई शिक्षा नीति में जो नाटिया जी बता रहे हैं, दोनों चीज़ों को मिलाया जाएगा। और निश्चित रूप से जो नई शिक्षा नीति है, उम्मीद करनी चाहिए कि जो आज से 10 से 15-20 साल पहले जब भारत की स्थिति होगी तो कहीं ना कहीं एक अच्छा सकारात्मक बदलाव पूरे भारत में देखने को मिलेगा इस नई शिक्षा नीति के माध्यम से। नाटिया जी आप आए और विस्तार से अपने बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। नमस्कार।